अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को जो खड़ा किया गया उसमें किस किस की कितनी कंट्रीब्यूशन है, इसका फाउंडर मेंबर कौन कौन है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके साथ इसको जानने के लिए कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जब पाकिस्तान बना उस वक्त कहाँ खड़ी हुई थी, किस तरह उसको क्योंकि खड़ी तो कहीं पे भी नहीं हुई थी। मुंबई में इंडस्ट्री थी बहुत बड़ी, इंडिया की जो मुतहदा हिंदुस्तान था जिस वक्त। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से लोग आए जिन्होंने वहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, वो पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के आने से पहले आपको मैं ज़रा थोड़े से हालात बता दूं और थोड़ा सा मैं इंडियन इंडस्ट्री के बारे में बताऊं कि वहाँ क्या सूरत हाल थी, उस वक्त क्या माहौल था, किस तरह फिल्में बन रही थी और उसके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री को खड़ा करने में अपना किरदार अदा किया है, कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को खड़ा किया, लेकिन उनके सर सेरा जो बंदा वो इंडियन इंडस्ट्री को यानी भारतीय इंडस्ट्री को या उस वक्त मुतहदा जो हिंदुस्तान था पूरा, उस इंडस्ट्री को खड़ा करने में भी उनका हाथ है। इसके बारे में आपको बताएंगे ताकि आप हालात को समझ सकें कि इन नामसाद हालात की वजह से जिस वक्त पाकिस्तान के पास फिल्मों से हट के मुआशी तौर पे भी कुछ नहीं था, उनके पास फैक्ट्रीज नहीं थी, उनके पास लेबर नहीं थी, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं था किसी किस्म का, लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से काम किया, किस तरह एक बड़ी इंडस्ट्री को छोड़ के ख़ास तौर पे जो लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट किया। हालांकि उन्हें पता था कि वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा है, वहाँ पे फ्यूचर भी सिक्योर है, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको ज़रा एक ये बता दूँ कि बड़े सगीर के अंदर सब कॉन्टिनेंट में बोलती फिल्मों का आगाज़ कैसे हुआ और हॉलीवुड के बॉलीवुड के अंदर यानी मुंबई के इंडस्ट्री के अंदर किन लोगों ने कितना काम किया, थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ बताएंगे। उसके बाद आपको पाकिस्तान के हवाले से डिटेल बताएंगे कि वो क्या हालात थे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनाब, दादा साहब फाल्के का अवार्ड आपने सुना होगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है जनाब वहाँ पे। ये दादा साहब फाल्के थे कौन असल में? दादा साहब फाल्के, इनका नाम गालिबन धूंधी चंद गोविंद था, चंद पता नहीं आता कि नहीं आता बीच में, लेकिन ये जो थे ये नासिक, ज़िला नासिक में पैदा हुए थे और ये 1870 की बात है जब ये पैदा हुए। जब ये बड़े हुए थोड़े से तो इनको क्योंकि फ़ोटोग्राफी का शौक़ था तो वहाँ से मुंबई तशरीफ़ ले आए। दादा साहब फाल्के यानी गोविंद जो थे ये, इन्होंने एक जगह नौकरी की फ़ोटोग्राफी के, उसमें कुछ फ़ोटोग्राफी की बेसिक्स सीखी और उसके बाद इनके साथ कुछ हालात और वाक़यात भी इस किस्म के हुए कि जब ये मुंबई के अंदर थे, जब इनकी शादी हुई, शादी के फ़ौरन बाद इनकी बच्चे का और इनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया, तो बड़ा सानहा था लेकिन उसको उन्होंने अपने दिल से नहीं लगाया। उसी ज़माने में दादा साहब फाल्के ने एक फ़िल्म देखी जिसका नाम था, हॉलीवुड की फ़िल्म थी द लाइफ ऑफ क्रिस्ट। बोलती फिल्में बनती थी उस वक्त, आवाज़ वाली फिल्में नहीं बनती थी। तो इन्होंने क्योंकि फ़ोटोग्राफी के तो वैसे शौकीन थे, उसकी बेसिक्स भी सारी जानते थे और उसके अंदर उन्हें थोड़ा सा फ़न भी हासिल हो गया था उसके अंदर। तो उन्होंने सोचा कि ये अगर वहाँ पे फिल्म बन सकती है तो ये यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती। उनके अंदर एक हलचल सी पैदा हुई, उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान में उनकी बेनाई भी चली गई, जो कुछ अरसे के लिए गई वापस आई। तो उन्होंने अपना जो था एक मुसम्मम इरादा किया हुआ था ये बनाने का, तो उसके ऊपर उन्होंने एक काम शुरू कर दिया कि किस तरीके से फ़ोटोग्राफी नेगेटिव को जोड़ के, किस तरीके से तस्वीरों को जोड़ के ये एक जो चमत्कार है ये किया जा सकता है पर्दा स्क्रीन के ऊपर। तो करते करते उन्होंने एक फ़िल्म जो थी वो बनाई, खामोश फिल्म जिसे कहा जाता है। राजा हरीश चंद्र ने इंडियन इंडस्ट्री, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, उस वक्त के हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया। उस फिल्म को 1912 में शुरू किया गया। 3 मई 1913 को ये फिल्म जो थी कोरोनेशन सिनेमा में मुंबई में लगाई गई। लोगों ने जब आके देखा तो वो हैरान परेशान हो गए कि ये भी देखें कि खामोश फिल्म बनाई है। उसके बाद फिर दादा साहब फाल्के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने अपने करियर के अंदर
तकरीबन 90 से ज़्यादा फिल्में, खामोश फिल्में जिसे कहा जाता है, वो बनाई। और यहीं तक महदूद नहीं रहे, बल्कि 26 के करीब उन्होंने शॉर्ट फिल्में भी बनाई। उसके बाद उनकी जो थी, उनका ख्वाब था, और वो जब उनको सरमाए, मैं इसको स्टोरी को बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। पहले उन्होंने फाल्के कंपनी बनाई, फिर उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म्स के नाम से कंपनी बनाई। वहाँ पे उन्होंने 5 जो थे उसके हिस्सेदार थे, क्योंकि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। फाल्के के टाइम के ऊपर तो नहीं थे, बाद में जब ये फिल्में आई खामोश, तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि जीनियस आदमी थे। तो उनका 5 हिस्सेदार थे। उनके जहन में ये था कि जो क्रिएटिव काम है वो मैं करूँगा, जो सरमाया वाला काम और जो दूसरे काम है वो जो मेरे हिस्सेदार हैं वो करेंगे। लेकिन हिस्सेदारों ने जब देखा कि पैसा आना शुरू हो गया है, तो उन्होंने इनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। उनकी जो डिमांड्स जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई। उनके मुतालबात जो थे वो ऐसे थे जिसको फाल्के साहब ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। जब दादा साहब फाल्के ने इस कंपनी को छोड़ा, क्योंकि जहन तो यही थे उस कंपनी का, एक जिसे कहते हैं मास्टर माइंड तो यही थे, वो जब निकल गए बीच में, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, उनको वो नुकसान में आना शुरू हो गई। तो इधर से जनाब दादा साहब फाल्के को इन्होंने दोबारा से मिन्नत तरले की और उन्हें दोबारा वापस लेके आए। और इस तरीके से वो दोबारा भी गए, लेकिन उनका फिर वो दिल जो था वो चार्ट था, उस तरह से नहीं था, लेकिन वो लगे रहे। आखिरकार दादा साहब फाल्के ने जब खामोश फिल्मों के अंदर अपने मुल्क में एक इनकलाब बर्पा किया, खामोश फिल्मों के बना के कि ये यहाँ पे भी काम हो सकता है, उसके बाद उनके जहन में, क्योंकि वहाँ पे फिल्में बंद हो गई, उनके करियर के कोई आखिरी साल थे, यानी कि 1932 के बाद का टाइम था, जब उन्होंने बोलती फिल्में देखना शुरू की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी बननी चाहिए। उन्होंने अपने करियर की आखिरी और पहली बोलती फिल्म गंगा वतन, उसका नाम था, वो बनाई और इस तरीके से वो रिलीज़ की। लेकिन फिल्म का बिज़नेस बड़ा अजीब बिज़नेस होता है। ये एक ही फिल्म के ज़रिए आप स्टूडियोज़ बना लेते हैं, उसकी कमाई से आप सिनेमा खड़ा कर लेते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री से, कि फिल्म का एक ऐसा बिज़नेस है कि सारा कुछ वो बड़े बड़े चीज़ें दाग बेल डालते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें उसके ऊपर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान, जितनी कमर टूटती है फिल्म के फेल होने से, वो फिल्म साज ही आपको बता सकता है। बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े लोगों को हार्ट अटैक हुए, बड़े बड़े लोगों के पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सरमाया सारा बिक गया किस किस तरीके से। कई लोग ऐसे थे उन्होंने अपना सब कुछ बेच के एक फिल्म बनाई, उससे इतनी कमाई की कि सब कुछ वापस आ गया। कई ऐसे थे उन्होंने अपना सब कुछ बेच के सब कुछ उजाड़ दिया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। तो फाल्के साहब के साथ भी यही हुआ। दादा साहब फाल्के जो थे, उन्होंने गंगा वतन नाकाम हो गई। तो जनाब वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के वो आखिरी साल ही चल रहे थे, कि वो वापस मुंबई से नासिक चले गए। ऐसी भी कहानियाँ हैं। जो बानी था, एक शुरुआत जिसने की थी, उसके साथ ये हुआ कि इतना दिल बर्दाश्ता हुआ इतना कि वो वापस चले गए। और वहाँ पे फिर उनकी 1944 में उनका इंतकाल हो गया था। 1937 में उनकी फिल्म जो थी गंगा वतन, बोलने वाली फिल्म जो थी, वो रिलीज़ हुई। और इस तरीके से फिल्म की जो पहला एक जिसकी कंट्रीब्यूशन थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपके सामने जितने भी नाम आएंगे जो ख़ासतौर पे फिल्म के शौकीन हैं, फिल्म के दिलदादा हैं, वो यंग है या ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग हैं, सभी इस चीज़ को मानेंगे कि जितने भी फाउंडर्स हैं उनके कहीं ना कहीं आपने नाम सुने हुए होंगे। इन नामों के साथ हम आपको फिर 2 नाम ऐसे भी बताएंगे जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में तो इनकलाब बर्पा किया। उनकी कंट्रीब्यूशन तो इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी जनाब किया। और बड़े उनको सैल्यूट है, उनको सलाम है कि इतनी इस्टेब्लिश इंडस्ट्री के अंदर अपना सब कुछ इस्टेब्लिश्ड छोड़ के आना और फिर यहाँ आके जनाब अपना दोबारा से एक काम बंद कमर कसना दोबारा से, जिसे कहते हैं, बड़ा कठिन मरला था। उसको किस तरीके से उन्होंने अदा किया, किस तरीके से तय किया उस मरले को, और उनके साथ कौन कौन से लोग आगे जुड़े और कौन से लोग थे। पंजाबी इंडस्ट्री किस तरह, फिल्म इंडस्ट्री किस तरह खड़ी हुई, जो कराची के अंदर फिल्म इंडस्ट्री, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री थी, वो किस तरह खड़ी हुई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दादा साहब फाल्के के बाद जो और इंडियन इंडस्ट्री के जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने जिस तरीके से काम किया और उसके बाद नाम कमाया, वो किस तरीके से कमाया, इसके बारे में भी आपको ब्रीफ सा लाजमी बताएंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।